वाला शख्स होता है और उतनी ही आज़ादी और बोलने की और उतना ही उनको हक इस मुल्क में दिया जाता है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में हम ये साबित कर सकें कि जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था या पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। वो अब खैर साबित हो ही गया। जो हिंदुस्तान में हो रहा है मुसलमानों के साथ, जो कश्मीर में हो रहा है, जो सिखों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है, जो फार्मर्स के साथ हो रहा है, वो अब लोगों को समझ आ गया है कि कायदे आज़म का जो दो कौमी नज़रिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो इस वक्त लीडरशिप है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बिल्कुल नक्शे कदम पर पाकिस्तान को ले जा रहे हैं। दिक्कतें हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस नाव को भी पार लगाएंगे और पाकिस्तान वही पाकिस्तान, अजीम पाकिस्तान बनेगा जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने विजन पेश किया था। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च 2021 पाकिस्तान डे की 81वीं एनिवर्सरी पे मैं गवर्नर सिंध साहब के साथ और मज़ार कायद पे हाज़िर हुआ हूँ उस अजीम लीडर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जिसकी सरबराही में हमें ये प्यारा मुल्क मिला। आज का दिन हम मंटो पार्क लाहौर, जहाँ पे मीनार पाकिस्तान है, वहाँ पे जो पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पास की थी और वो सफ़र जो 22 से 24 मार्च 1940 को कायदे आज़म की सरबराही में शुरू हुआ और 14 अगस्त सन 1947 में हमें अपना प्यारा मुल्क मिला, उस वक्त उसका इख्तिताम हुआ सफ़र का, उसको मनाने के लिए उन लीडर्स की लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम हर साल यहाँ हाज़िर होते हैं। आज 81 साल बाद हमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन के मतन को एक बार फिर पढ़ना चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क को पहले से सबसे ज़्यादा मुत्तहद होने की ज़रूरत है। जो इस मुल्क के दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के वो मुल्क जो हमें कायदे आज़म ने अता फरमाया उसका ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, पर उस मुल्क में जो कायदे आज़म का विज़न था कि ये मुल्क के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएँ ताकि वो पीसफुली अमन से इस मुल्क में रह सकें। हम ये अहद करते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न उसको हमने लेके आगे बढ़ाना है और इसके साथ साथ जो 1971 के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को लीड किया था और 1973 का आइन दिया था, उस आइन के तहत हमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो खिदमात हैं उन सब को सामने रखते हुए उनकी लीडरशिप में हमने आगे बढ़ना है। हमें ख़ास तौर पे इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है। इस वक्त में आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को ख़ास तौर पे याद करना चाहिए जो जुल्म और बर्बरियत ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 से भारत में ये शुरू हुई थी, उस दिन को भी याद करके और ये अज़म करना चाहिए कि कायदे आज़म ने ही कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था और इस शहरक के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें एक बार फिर ये अज़म करना चाहिए कि कश्मीर को हासिल करने के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है कश्मीर के बारे में उस तरीके से कश्मीर का मसला हल करना है। और अगर कुछ और इसके बारे में सोचा जाता है तो ज़रूर वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लाके और उसके बाद कुछ इसके बारे में सोचा जाए, नहीं तो इस वक्त हमें जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उसके तहत ही कश्मीर के मसले का हल चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी याद करना चाहिए कि 1940 की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो नशिस्त थी उसमें एक करारदाद फ़लस्तीन के भाइयों के लिए भी पास हुई थी और आज के दिन पे हमें अपने उन भाइयों को भी याद रखना चाहिए और ये रिज़ॉल्व हमारे मुल्क का होना चाहिए कि फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क हासिल करने तक
हम उनके साथ खड़े रहेंगे और पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यही विजन था। अच्छा सर, ये शाह साहब ये बता दें कि आप दोनों हजरात जो है वो काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि साल में 1 से 2 मरतबा साथ नज़र आते हैं, तो एक ही सवाल जो पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, तो वही सवाल दोहराऊंगा कि वफाक और सूबा एक पेज पर कब आएंगे? क्या इस वक्त वो पाकिस्तान लोगों को मिला हुआ है जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था? ये अंदरूनी इख्तलाफात, ये सियासी झगड़े, तरक्की का अमल रुका हुआ है, कब आप सब एक हो जाएंगे? कब ये लोगों के मसाइल हल करेंगे? दोनों हजरात से जवाब चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो हमीद, हम मिलते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि कैमरा के सामने हर वक्त मिला जाए और आपको बुलाया जाए, दावत दी जाए, लेकिन ये मौके ऐसे होते हैं 23 मार्च के हवाले से, जबकि हम दोनों की एक आईनी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ हाज़िर हों, लेकिन इसके अलावा भी मुलाकातें होती रहती हैं और जो भी मसले मसाइल उन पर बात की जाती है। आपका जो सवाल है, हमें उम्मीद है कि ख़ास तौर पे आजकल के हालात को देखते हुए सूबे की तरफ से हमेशा कदम आगे बढ़ाया गया है। जब हालिया पिछले अगस्त में बरसातें हुई थी और शहर के कुछ इलाकों में काफ़ी मसले मसाइल हुए थे, तब भी फेडरल गवर्नमेंट ने जब कहा तो साहब खुद आए थे, यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, 3 वफाकी वज़रा और मेरी काबीना में मेरे साथ 2 और वज़ीर, हम 3 लोग हैं, उनकी वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स भी होती रही हैं और बात आगे बढ़ती रही। और फिर हमने एक प्रोविंशियल कमेटी भी बनाई थी जिसकी सरबराही मैं करता हूँ। उसकी अभी पिछले 3 दिन पहले मीटिंग हुई जिसमें वफाक के नुमाइंदे भी मौजूद थे और हमारी कोशिश यही है कि इस सूबे को और इस मुल्क को की तरक्की के लिए साथ काम किया जाए। हमें ज़रूर कुछ रिजर्वेशंस हैं जिसका वक्तन फ़वक्तन मैं जिक्र करता रहता हूँ, आज इतना मुनासिब नहीं है कि उनकी बात करूं। वो रिजर्वेशंस अपनी जगह पे, लेकिन हम इकट्ठा काम करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम आगे बढ़ेंगे। गवर्नर साहब आप क्या कहेंगे? सर गवर्नर साहब इसी मामले पे गवर्नर साहब क्या कहेंगे? देखें, जैसा कि अभी सीएम साहब ने आपको बताया कि हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। सीएम साहब मेरे पास तशरीफ़ भी लाते हैं, चाय बिस्किट पे गुजारा भी करते हैं और सीएम साहब की ख्वाहिश होती है कि मीडिया के बगैर हम वैसे आपस में मिलते रहें। तो मैं तो अक्सर इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जी पिक्चर जाने दें ताकि मीडिया को और दुनिया को पता चले कि हम साथ मिल के काम कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारी कुट्टी नहीं है, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो। हमारी जो रिजर्वेशंस होती हैं, चाहे वफाक की सूबे से या सूबे की वफाक से, वो एक ही हुकूमत की भी हो सकती है कि वो जिस हुकूमत की अपनी वफाकी हुकूमत की अपनी सूबाई हुकूमत हो, उनके साथ भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी दूरी नहीं है दोनों जमातों में कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क आया हो, कोई बातचीत बंद हो गई हो, कोई काम तरक्याती काम रुक गए हों या पैसे रोक लिए गए हों, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। कुछ रिजर्वेशंस सूबे को वफाक से हैं, कुछ रिजर्वेशन वफाक को सूबे से हैं, जो शायद टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएंगी, शायद ना भी हों, क्योंकि अपनी अपनी आइडियोलॉजी की बात है। पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी आइडियोलॉजी है। 2 मुख्तलिफ जमातें इस वक्त हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों हर मामले पर एक पेज पर भी आ जाएं, लेकिन जहां तरक्याती मामलात का काम बात होती है, जहां पे सूबे सिंध के मफाद की बात होती है, वहां पे मैं सिंध के साथ खड़ा होता हूँ। शाह साहब ये बता दीजिएगा, मेरा आपसे सवाल ये है कि बंदल आइलैंड भी वफाक को चाहिए, कराची के 3 अस्पताल बड़े भी वफाक को चाहिए और अब सिंध के अफसरान भी वफाक ने आपसे मांग लिए। इसके पीछे वजह क्या है? दूसरी असातिज़ा पर आपके गैर पर कर तशद्दुद हुआ। असातिज़ा का मौक़िफ़ है कि वज़ीर तालीम आपसे गलत बयानी कर रहे हैं, कोर्ट के मामले को ले आकर गलत बयानी अवाम से कर रहे हैं, हालांकि अदालत ने कोई स्टे नहीं दिया और उनको मुस्तकिल करने में कोई उनके अपना कोई जानबूझकर ये मामला टाल रहे हैं। देखिए 2-3 सवाल आपने कर दिए। आइलैंड्स की बात जहाँ तक है, वो एक ऑर्डिनेंस आया था, वो लैप्स हो गया, वो बात ख़त्म हुई है इस वक्त। दूसरा आपने अफसरान के बारे में और अस्पतालों के बारे में मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक मीटिंग भी की थी और उस मीटिंग में बड़ी तफसील से सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख के हमारे एडवोकेट जनरल साहब से सलाह मशवरा करके और एक जवाब हमने वफाक को दे दिया है कि उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से वफाक के हवाले अस्पताल नहीं किए थे
उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हवाले से एक तरीक़ेकार बताया था कि किस तरीके से वफाक ये अस्पताल ले सकती है। वो तरीक़ेकार पूरा नहीं हुआ, उसमें मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और उसी जजमेंट में ये गुंजाइश भी मौजूद है जिसकी कई बार बात हो चुकी है, और अभी मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर आप उसको पढ़ लेंगे, कि एक गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी मौजूद है कि वफाक वो अस्पताल सूबे को चलाने के लिए दे सकता है। और हम वही रिक्वेस्ट करें कि, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो हमारा मौक़िफ़ है, मेरा पर्सनल और हमारी हुकूमत का ये ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मुनासिब नहीं थी, और इसीलिए हम उसके रिव्यू में भी गए हैं। वो रिव्यू भी अभी पेंडिंग है, लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या कुछ बना दिया गया था, वो मुकम्मल तौर पे उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉन्ट्रडिक्शन है। और हमने ये वफाक को बता दिया, और मेरी एक बार नहीं कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब से जब बात हुई है, गवर्नर साहब भी मौजूद रहे एक दो बार उन मुलाकातों में, जब उन्होंने कहा है कि ये अस्पताल सूबा अच्छी तरीके से चला रहा है, और हमसे तो पिम्स भी नहीं चलती है, सही ये लफ्ज़ थे, और ये सूबे को चलाना चाहिए, हम इस्लामाबाद से ये अस्पताल नहीं चला सकेंगे। तो वही हम रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि लोगों की बेहतरी के लिए, अफसरान और टीचर लोगों की बेहतरी के लिए, सर्विस की बेहतरी के लिए ये अस्पताल जैसे चल रहे हैं हमें चलाने दें। इस वक्त हम खुद इनहिबिट हो गए, जिस तरीके से हम और डेवलपमेंट और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस तलवार जो हमारे सर पे लटकी हुई इसकी वजह से रुक जाते हैं। अफसरान की जहाँ तक बात है, अफसरान का एक एग्रीमेंट है सूबे का और वफाक का, और उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि कोई अफसर सूबे में आना और सूबे से जाना ये म्यूचुअल कंसल्टेशन से होगा। अगर वो रोटेशन पॉलिसी कोई बनाते हैं वो भी म्यूचुअल कंसल्टेशन से होनी चाहिए। जो अफसर हो, ये दोनों मतलब वफाक को भी एग्री करना चाहिए और सूबे को भी। जो अफसरान हमारे पास आए हैं वो इसी पॉलिसी के तहत आए हैं, और अगर कोई जाएगा तो इसी पॉलिसी के तहत जाएगा। कुछ अफसर गए भी हैं अभी, उन्होंने मांगे, हमने बेहतर समझा अफसरान की हम अपनी मर्जी भी देखते हैं उसमें कि कौन ज़्यादा कंफर्टेबल काम करने में कहाँ पे है, और अगर कोई अनविलिंग वर्कर है तो हम नहीं चाहेंगे कि उसे इधर रखा जाए, और वफाक अगर उसको मांगे तो उस पॉलिसी के तहत हम करने के लिए तैयार है। उसके अलावा मैंने खुद भी लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट ने भी लिखा है कि इन अफसरान की कुछ जो है हमें ज़रूरत है और हम इनको छोड़ नहीं सकते। और जो एक एग्रीमेंट है फेडरेशन का और सूबों का कि ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड सर्विसेज के जो अफसरान हैं उनका ट्रांसफ़र टू द प्रोविंस एंड फ्रॉम द प्रोविंस कैसे होता है, उसके तहत सारी बातें होंगी। हाँ, टीचर्स के लिए देखें, मेरी बात सुने, मुझे कोई मिसलीड नहीं किया गया, बड़ा क्लियरली बता दूँ इस चीज़ पे। अभी नहीं, ये 1.5-2 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा हाई कोर्ट के फैसले बड़े क्लियर थे कि इनको जाके पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तिहान देना है। हमने इनसे यही कहा कि आप इम्तिहान दें। हमें एक हाई और थोड़े से मुख्तलिफ फैसले थे हैदराबाद बेंच के और कराची बेंच के, उस वजह से कुछ अभाम हुआ कोर्ट्स की, लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं कहा कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। मैं वक्तन फ़वक्तन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनसे मिलते रहे, मुझसे मिलना चाहेंगे मैं भी मिल लूँगा। हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये अफसरान, हेड मास्टर्स जो है हमने खुद रिक्रूट किए थे मेरिट पे IBA से, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जी IBA की जो रिक्रूटमेंट है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का नेमुल बदल नहीं हो सकती। जब आप मुझे आ गए, हमने कहा कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन चले जाएं, एक बार नहीं कई बार कहा है, और कोर्ट्स ने अब बंदिश लगा दी है। मैं तो इस वक्त शायद हमारी काबीना पार्टली कंटेम्प्ट में हो, इसलिए कि उन्होंने 2 महीने कहा था, हमने 6 महीने कह दिए कि 6 महीने में पास करो। हम अभी भी उन उस्तादों से कहते हैं, हमें बहुत ही रिस्पेक्ट है टीचर्स की, लेकिन इस वक्त वो कर क्या रहे हैं? इस वक्त ना वो इम्तिहान देने जा रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ना वो अपने इदारों में जा रहे हैं, और रोड पे बैठे। मैं उनका जो हक है एहतजाज करने के, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप जाके कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट करें। मैं अभी भी कहेंगे, अच्छा 957 या 958 उस्ताद हैं, 30-40 बैठे हैं इधर, बाकी कुछ पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें लगता है, और मैं आपके मीडिया के थ्रू भी सबसे कहूँगा कि हम हक तलफी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कभी कहे। लोगों को नौकरियां निकालना अगर कभी कोर्ट के ऑर्डर्स पे भी पड़ जाता है तो आपको पता नहीं किस हम इस्तराब में होते हैं, किस तरीके से हम वो करते हैं। हम पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो कानून है
जो हाई कोर्ट ने ले डाउन किया है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का कानून है, उसको फॉलो करें, इम्तिहानात दें और इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे और निकल हो जाएंगे। आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कायदे-आज़म के विजन को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन कायदे-आज़म तो डायलॉग पर यकीन रखते थे। हमने देखा कि 2-2.5 साल में गुज़िश्ता वज़ीर-ए-आज़म साहब तो अपोजिशन में बात करना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते उनके साथ। मैं पहले ज़रा सा अस्पताल की जो बात हुई थी उसका जवाब दे दूँ। ये शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरे दफ्तर में ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी तो खान साहब ने यही कहा था कि अस्पताल चलाना सूबों का काम है, वफाक का काम नहीं है, और इस्लामाबाद से बैठ के अस्पताल कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। जिसके बाद 2 दफ़ा कोशिश भी की गई कि ये अस्पताल किसी तरह इन एग्रीमेंट हो जाए कि सूबा सिंध इसको चला ले, लेकिन कंप्लीट डायरेक्टिव थे, क्लियर डायरेक्टिव थे सुप्रीम कोर्ट के इनको टेक ओवर किया जाए और ये अस्पताल वफाक चलाएगा। इंटरप्रिटेशन हो सकता है फ़र्क हो सूबे की और वफाक की, और उसी के तहत एक खूबसूरत बोर्ड बनाने की कोशिश की गई, न्यूट्रल लोगों को डालने की कोशिश की गई और सूबे से भी बोर्ड के मेंबरान मांगे गए हैं। तो ये तो अस्पताल की बात थी। जो अफसरान की बात है उसमें भी थोड़ा सा मैं तबसरा करता चलूँ कि जो रोटेशन पॉलिसी है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, ये सिर्फ सिंध के लिए नहीं है। और इसमें होता ये है, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, बशमूल सिंध पूरे पाकिस्तान में कई अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल से वो अपनी जगह पे टिके हुए हैं और वहाँ से हिलते नहीं हैं। वहाँ पे उनकी मामलात हो जाते हैं, सेटिंग बन जाती है, वहाँ के वो लोकल्स के साथ घुस जाते हैं और वो कब्ज़ा एक तरीके से इंस्टीट्यूशन पे हो जाता है। तो रोटेशन पॉलिसी बड़ी बेहतर रहेगी। मुझे उम्मीद है कि सूबा सिंध अपनी तजावीज़ उस रोटेशन पॉलिसी पे अगर देना चाहेगा तो ज़रूर देगा और वो उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो रिव्यू ना हो सके, लेकिन ये रोटेशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि ये मामलात जो हैं चलते रहें, सिस्टम जो है अपनी जगह चलता रहे। दूसरी चीज़ ये आपने जो डायलॉग का कहा, डायलॉग के लिए वज़ीर-ए-आज़म और उनकी जमात के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और डायलॉग होते भी हैं। वही कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि कैमरे पे बुला कर डायलॉग किए जाएं। डायलॉग होते हैं, बातचीत होती है, हर तरह से मामला चलते हैं। कभी कभी दूरियां आ जाती हैं, जैसे अभी पीडीएम वाले मामले पर था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो एक सियासी अमल है, वो अपनी जगह चलेगा, और जो डायलॉग हैं मुल्क की सालमियत के लिए या तरक्याती मंसूबों के लिए वो अपनी जगह चलते हैं। बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या मसला है? ये पता नहीं, कई बार एक सेकंड ये आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ। यहाँ से भी कोरोना वायरस से फैसले करने मैं सुने 249 के बता मेरे सर भाई, कि अमन ओमान का चूंकि बड़ा हल्का है वहाँ से एक सेकंड मैं क्या बात की जा रही है? मेरे भाई, बल्दियाती इलेक्शन के लिए सबसे पहले डिलिमिटेशन ज़रूरी है। डिलिमिटेशन के लिए सेंसस का मंजूर होना ज़रूरी है। इस वक्त जो अप्रूव्ड सेंसस है 1998 के, हमने सीधा कहा कि उन पर हम नहीं कर सकते। CCI 31 मार्च को मैंने सुना है कि वो डिले हो गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब की तबीयत ख़राब है, उनके लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं जल्द सेहतयाब होने की, और उसकी वजह से वो पोस्टपोन होगी। उसमें डिस्कस होगा सेंसस जो है एजेंडा में। मेरा मौक़िफ़ यानी सूबा सिंध का मौक़िफ़, मैं सूबा सिंध को उधर रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत साफ़ है कि सूबा सिंध को अंडर काउंट किया गया है। ना सिर्फ शहरी इलाके बल्कि देही इलाकों को अंडर काउंट किया गया है, और उसकी हमारे पास एविडेंस मौजूद है। अब बहुत और लोगों ने जब किया है सेंसस के बारे में एनालिसिस, तो वो एनालिसिस मैं सामने पेश करूंगा, और मैं यही कहूंगा कि फिल फॉर, इसलिए कि मैंने सुना है कि शायद जो अखबारी खबरें हैं कि वफाकी हुकूमत ने अपने एक एहलाए के कहने पे कहा है कि हम 2023 से पहले सेंसस कराएंगे, तो आज कराएं सेंसस नया, ताकि सही काउंट हो लोग।